नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शनिवार को लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया। प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर 7 फेज में चुनाव होंगे और 4 जून को नतीजे आएंगे। तारीखों के ऐलान के साथ प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर घमासान भी शुरू हो गया है। सभी राजनीतिक दल अलग अलग विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के चयन पर मंथन के साथ साथ कई प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर चुके हैं। बीजेपी जहां यूपी के 51 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है, तो सपा 36 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सियासी हलचल बढ़ा रही है। दरअसल सपा और बीजेपी के बीच कई विधानसभा सीटों पर सीधी टक्कर नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस सामाजिक न्याय के पिच पर बीजेपी को घेरने की योजना की तैयारी कर रही, जबकि बसपा अपने दम पर मैदान में ताल ठोक रही है। बीजेपी की समर्थित पार्टियां निषाद पार्टी, अपना दल और सुभाषपा पूर्वांचल की कुछ सीटों पर हुंकार भर रही हैं और पश्चिम में रालोद के संग बीजेपी बड़ी जीत की उम्मीद लगा रही है। ऐसे में एनडीए और विपक्षी गठबंधन के बीच कई सीटों पर जोरदार टक्कर देखने को मिल सकती है। राजधानी लखनऊ में लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से राजनाथ सिंह को फिर से मैदान में उतारा गया है। उन्हें टक्कर देने समाजवादी पार्टी ने रविदास मेहरोत्रा को मैदान में उतारा है। एक तरफ जहां राजनाथ सिंह बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, तो वहीं रविदास मेहरोत्रा सपा के कद्दावर नेता हैं। लिहाजा लखनऊ लोकसभा सीट पर क्यों मुकाबला बेहद रोचक होने वाला है। गौतम बुद्ध नगर सीट पर डॉक्टर महेश शर्मा बनाम डॉक्टर महेंद्र नागर के बीच टक्कर देखने को मिलेगी। उधर गोरखपुर सदर लोकसभा सीट पर सीधी टक्कर बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन और सपा प्रत्याशी काजल निषाद के बीच होगी। आजमगढ़ में लोकसभा की लड़ाई यादव वर्सेस यादव के बीच चुनावी जंग होगी, क्योंकि दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ यादव समाज से ताल्लुक रखते हैं, जबकि सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र भी यादव फैमिली से आते हैं। उधर अकबरपुर में बीजेपी जहां देवेंद्र फूले पर दांव लगा रही, तो सपा ने राजाराम पाल को प्रत्याशी घोषित कर हलचल तेज कर दी है। उधर अंबेडकर नगर में बीजेपी प्रत्याशी रितेश पांडे सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा को सीधी टक्कर देते हुए नजर आएंगे। मुजफ्फरनगर बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हरेंद्र सिंह मलिक के बीच में कांटे की टक्कर होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब ऐसे में लोकसभा सीटों पर बीजेपी और सपा के बीच दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद पूरी है। ऐसे में प्रदेश की कई सीटों पर बीजेपी के सामने जहां प्रतिष्ठा बचाने की चुनौती होगी, तो सपा को वापसी करने की कोशिश वो करेगी। उधर इसी मुद्दे पर आज हम बड़ी चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं बीजेपी, सपा और कांग्रेस का सियासी बयान। भारतीय जनता पार्टी हमारी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, हमारी पूरी तैयारी है और पूरी तैयारी के साथ अपने सरकार का हम 10 साल से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी केंद्र में सरकार है, तो पूरी सरकार का रिपोर्ट कार्ड लेकर अपने कामकाज का लेखा जोखा लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है अब की बार 400 पार, उत्तर प्रदेश उसे पूरा करेगा। इस प्रकार की परिस्थितियां हैं और जिस प्रकार से मोदी जी के प्रति विश्वास है और हमारी सरकारों ने काम किए हैं, उसके आधार पर सब सीटें बीजेपी जीतेगी। कोई किसी से गठबंधन कर ले, उत्तर प्रदेश की जनता का गठबंधन मोदी जी से। इंडिया गठबंधन का बहुत मजबूत रहेगा। देश स्तर पे जो गठबंधन बना है वो पूरी ताकत के साथ इंडिया को हराएगा और निश्चित तौर से इनको हम उत्तर प्रदेश से हराएंगे। तो झूठ बोल रहे हैं, उनकी लड़ने की स्थिति कहीं नहीं रह गई है, बस बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं, रोज केवल झूठी बात, झूठे प्रचार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उसका जवाब जनता देगी, नौजवान देगा। नौजवानों का भविष्य खराब किया गया, इस सब का जवाब 2024 में इनको मिलने वाला। देखिए, हमें कोई शिकायत नहीं मिल रही, लेकिन पिछला चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी से हराया और देखिए जहाँ जहाँ हमें भेजा है बेईमानी नहीं हो पाई, मैनपुरी भेजा नहीं हो पाई। घोसी में, मऊ में अब चुनाव था, 30 मंत्री और 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर लगे रहे। ऐसे ही मैनपुरी में 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर, पूरा हमला मैनपुरी में उतरा था। डिम्पल यादव की कितनी बड़ी जीत हो। अब यहाँ भेज दिया है, मैंने तो सोचा भी नहीं था यहाँ हम चुनाव, हम तो थे ही विधानसभा में और हम तो संगठन के आदमी हैं। हम तो लड़ाई लड़ना चाहते थे, ये तो हराना ही है। जहाँ जहाँ से हमें आसपास की सीटें हरानी थी, पूरब की सीटें हरानी थी, अब यहाँ की सीट भी हरानी है।
तो रिएक्शंस आपने सुने, भूपेंद्र चौधरी को भी सुना, शिवपाल यादव को भी सुना। लगातार अब जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वो आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि इससे पहले जब हम चर्चा करते थे तब चुनावी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सभी दल अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए थे, अब उन तैयारियों को अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है। जनता से संपर्क कर जनता को अपनी योजनाओं को पार्टीज बता रही हैं। इसके साथ ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अब आप और ज्यादा देखेंगे। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता प्रशांत उमराव है, प्रशांत जी आपका स्वागत है। कांग्रेस से प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता हैं, प्रियंका जी आपका स्वागत है। सपा से प्रवक्ता चंचल कुमार हैं, चंचल कुमार जी आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राजीव शर्मा हमारे साथ हैं, डॉक्टर राजीव शर्मा जी आपका स्वागत है। राजीव शर्मा जी, पॉलिटिकल चर्चा पर जाऊं उससे पहले आप ही से एक रिएक्शन मैं सर सबसे पहले लेना चाहूंगा, क्योंकि तारीखों का ऐलान भी हो चुका है और यूपी में जो चुनाव की तैयारियां हैं वो बढ़ तो गई हैं, मगर अब कहते हैं ना कि चुनाव की जो गर्माहट है वो भी और ज्यादा अब अपना टेम्परेचर दिखा रही है। तो कैसे आप देख रहे हैं चुनावी सफर में तमाम राजनीतिक पार्टियों को और मुकाबलों को? राजीव जी देखिए, ऐसा है कि पहली जब सूची अपने प्रत्याशियों की बीजेपी ने जारी की तो ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव या मनोवैज्ञानिक बढ़त बाकी सारी पार्टियों पर बीजेपी ने हासिल कर दी थी। 51 सीट उन्होंने घोषित की थी, जिसमें से एक बाराबंकी की उन्होंने भूपेंद्र रावत ने वो लड़ने से इनकार किया है, तो 25 सीट बची हुई। अब देखने वाली स्थिति ये है फराज कि आप ये देखो कि 25 सीट उन्हें घोषित करने में, प्रत्याशी घोषित करने में उन्हें भी पसीने छूट रहे हैं। मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट मैं ये कह सकता हूं कि अब जो दूसरी इनकी लिस्ट आने वाली है यूपी के लिए, उस पर प्रत्याशियों का नाम चयन करने में बीजेपी के दिग्गजों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। हाँ, इसका ऐसा नहीं है कि इसका फायदा जो है वो इंडी गठबंधन को मिलता हुआ कहीं दिखाई दे रहा हो, क्योंकि जो की सीट्स होती हैं उन पर इंडी गठबंधन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ तक कि मैनपुरी की सीट पर भी ये जो अभी तक के सर्वे आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि वो बीजेपी या एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के ये है कि कुछ भी हो जाए, ऊंट जो है वो एनडीए के ही करवट में बैठता हुआ दिखाई दे रहा। चलिए प्रशांत जी के पास हम चल रहे हैं। प्रशांत जी, उम्मीदवारों की टक्कर जब हम देख रहे हैं तो मुकाबला कई सीटों पर बड़ा कड़ा नजर आ रहा है। किस तरह की तैयारी आप लोग की? भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। हमारे ग्राउंड पे कार्यकर्ता नेता सभी लोग काम कर रहे हैं और लगभग पूरे देश में 350 की लगभग सीटें हमने घोषित कर दी। बाकी सीटें भी शीघ्र ही घोषित कर दी जाएंगी। अभी चुनाव में स्टार्ट होने में एक महीने का लगभग समय बाकी, 30 दिन से अधिक का समय बाकी। हमारे लोग कार्यकर्ता नेता लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और जो मोदी सरकार की योजनाएं हैं, योगी सरकार की योजनाएं, जनहितकारी जो योजनाएं हैं और जो लाभार्थी उनके बीच हम लोग जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर हमारे कहीं कोई टक्कर स्थिति नहीं है, एक तरफा चुनाव है। 80 में से 80 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। बाकी लोगों को तो भी चुनाव कैंडिडेट की घोषित करने में कठिनाई आ रही है। कई लोग चुनाव छोड़ करके भी, प्रदेश छोड़ करके चले जा रहे हैं, तो लोग हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हैं। सीटें भले भी उन्होंने अपने कोटे से ले ली है, लेकिन कैंडिडेट नहीं घोषित कर पा रहे हैं। तो ये समस्या उन लोगों के लिए आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास कहीं कोई इस तरह की समस्या नहीं है। हम लोग 80 में से 80 सीटें जीते जा रहे हैं और खास करके उत्तर प्रदेश से हमारे बाकी 4 सहयोगी दलों, राष्ट्रीय लोकदल, ये 7 पार्टी, अपना दल और राजभर जी की पार्टी से हमारा गठबंधन मजबूत है। और सभी पार्टियों के हमारे साथ आने से निश्चित तौर पर पश्चिम से लेकर के पूर्व तक हमें मजबूती मिली है और हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और एक तरफा चुनाव हम लोग एक तरफा जीतने जा रहे हैं। 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी की और 400 प्लस सीटें हमारे एनडीए के सहयोगी दलों के साथ तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और यूपी की सर? यूपी को बता दिया। चलिए, मैं 25 सीटों पर पेच क्यों फंसा हुआ है? ठीक है, चंचल जी के पास मैं चल रहा हूं, फिर मैं राजीव जी आ रहा हूं। एक एक रिएक्शन पहले सबसे ले लें, फिर मैं आपके पास लौट कर आ रहा हूं। चंचल जी, आपके सहयोगी तो टूटकर उधर चले गए प्रशांत जी के पास में, और वो बड़ा आश्वस्त नजर आ रहे हैं अपनी जीत को लेकर। बताइए, समाजवादी पार्टी की तैयारी क्या है? सभी साथियों को नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, आज के समय में अगर आप देखें जो चर्चा का मुख्य विषय अगर आप कह सकते हैं
तो प्रधानमंत्री जी गारंटी शब्द लेके आए हैं। बस उसका बस एक कारण आप समझ लीजिए, एक वानगी समझ लीजिए। जब किसी इंसान को, किसी व्यक्ति के ऊपर उम्मीद नहीं होती है तो कहता है गारंटी मेरी है, मेरी गारंटी, किसी गारंटी की बात करता वो। आज हालत यह है कि पूरे हिंदुस्तान की आवाम का भरोसा प्रधानमंत्री जी से उठ चुका है। और राजीव जी ने कहा कि मुझे तो एनडीए की तरफ दिखती है। अरे दोस्त, आप मुझे बताओ कि दुनिया का सबसे भ्रष्ट अगर कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार है। ये 10 साल के कार्यकाल है। चंदा दो, धंधा लो, एक एक जो है एक एक भ्रष्टाचार परत दर परत खुला है। पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने पद का दुरुपयोग करके, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी ने भारत माता की अस्मिता को लूटने का काम किया है और हिंदुस्तान की गरिमा को तार तार करने का काम किया है। आज पूछिए, दुनिया के जो दुनिया के प्रमुख पत्रिकाएं हैं, जो पेपर हैं, उन सब पेपर में इस बात की चर्चा हो रही है कि हिंदुस्तान में कोई भ्रष्टाचार हुआ है। इस बात की चर्चा अमेरिका से लेकर के पूरी दुनिया के सारे मुख्य पेजों पे छप रही है। आप सोचिए, प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर, एक शब्द नहीं निकला। और सुनिए, प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मेरे शरीर का ताप इतना तेज है कि जो भ्रष्टाचारी मेरे बगल में आएगा वो भस्म हो जाएगा। आज जनता पूछ रही है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत है या भ्रष्टाचार युक्त भाजपा है। और आप सोचिए, इतना बड़ा मुद्दा है, हम लोग आम जनमानस तक, एक एक नौजवान तक हम लोग पहुंच रहे हैं, एक एक नौजवान तक इंडिया पहुंच रहा है। और प्रधानमंत्री जी का चेहरा बेनकाब हो गया है। जो भ्रष्टाचार की चादर ओढ़ के, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की चादर ओढ़ के बैठे हुए थे, आज उन बेनकाब हो चुके हैं। कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब नारा आ गया है कि चंदा दो, धंधा दो। और आप सोचिए, आज के समय में मैं कहता हूं कि लड़ाई केवल ये हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, लड़ाई आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है। लड़ाई ये आप पत्रकारिता पर है। जो हमारे पत्रकार साथी है, कम से कम लोग अपने सही बात को बोल पाए, लड़ाई उसकी भी है। आज कलम पर पहरा है, उसकी भी लड़ाई हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। मैं आपको, राजीव जी, आपको आश्वस्त करता हूं, 2024 के बाद जो सरकार बनेगी, आप अपने अंतरात्मा की आवाज को कम से कम कह पाओगे। नहीं तो आज के समय में हालत यह है कि मजा ना कोई पत्रकार अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे, उसके खिलाफ कार्रवाई करने का। आप अपने प्रत्याशियों के बारे में बताइए भाई। ठीक है, मैं बता रहा हूं। चलिए मैं आप थोड़ा सा रुकना चाहूंगा, थोड़ा सा रुकिए। अच्छा, ठीक है सर, थोड़ा सा रुक जाइए। आप राजीव जी आऊंगा। चलिए, आप एक रिएक्शन प्रियंका जी से मैं ले लेता हूँ, फिर आऊंगा सेकंड राउंड में आपके पास। प्रत्याशी डिक्लेयर कर चुके हैं। ठीक है, आज हालत यह है, ठीक है सर, सत्तारूढ़ में बैठे हुए लोग, ठीक है, उनको संकोच हो रहा है। ठीक और है, आज ठीक है, प्रधानमंत्री ठीक है, की बॉडी लैंग्वेज चलिए हिल आप गई थोड़ा है। सा रुक जाइए। रैली में जा रहे हैं, ठीक ये है, मोदी की गारंटी है। ठीक है, एक अकेला सब पर भारी कहते थे, लेकिन आज हालत ठीक है सर। अरे अपने साथी प्रियंका जी को भी सुनिए, वो भी आपकी साथी हैं गठबंधन की। प्रियंका जी बताइए, क्या तैयारी कांग्रेस पार्टी की? देखिए, मुझे लगता है कि ऑलरेडी 2 लिस्ट कांग्रेस पार्टी जारी कर चुकी है और तीसरी में बहुत जल्दी ही उत्तर प्रदेश के नाम भी आपके सामने आ जाएंगे। और आप तैयारी की बात अभी कर रहे थे, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जो कांग्रेस पार्टी है वो पूरी तरह से जो देशव्यापी, जो कहते हैं ना कि देशव्यापी पदयात्रा पे थी इससे पहले भी, और इस बार भी देशव्यापी यात्रा की, जिसमें भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। और उस न्याय यात्रा से निकल कर आया कि इस देश के युवाओं को जो न्याय चाहिए उसके लिए हम 30 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। इस देश की महिलाओं को जो न्याय चाहिए उसके लिए हम गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए तक सालाना देंगे। उसके साथ में अन्य उनको कई सुविधाएं देंगे। अगर बात करें किसानों की, तो हमारे जो न्याय यात्रा से निकल कर आया है उसमें ये निकल कर आया कि किसानों को हम एमएसपी देंगे हमारी सरकार बनने के बाद। और उसके बाद अगर युवाओं की बात निकल कर आई, तो मुझे लगता है कि आज जो युवा की स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, उनसे सवाल पूछना चाहिए कि वो कितने रोजगार देंगे। जब ये 2014 में आए थे तो इन्होंने कहा था हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। खैर वो तो जुमला था, पर फिर भी आज ये सवाल तो पूछना बनता है कि आप कितना रोजगार देंगे साहब। आप पकौड़ा बेचने को रोजगार समझते हैं और उसके बाद आप अपने पार्टी का जो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जो आपने एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया इस देश में, आज सबके सामने आ चुका है। आज किस मुंह से ये कहते हैं कि इनको 80 सीटें मिलेंगी? न युवाओं के लिए कोई प्लान है, न महिलाओं के लिए कोई प्लान है, न उन जो है किसानों के लिए कोई प्लान है। इनके पास प्लान है किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ इनके पास एक ही प्लान है कि किस तरह का भ्रष्टाचार किया जाए, किस तरह से जो पहले सीबीआई, ईडी और आईटी डिपार्टमेंट्स को पहले छापा डलवाया जाए, रेड की जाए, उसके बाद
उनसे चंदा वसूला जाए। और ये साफ साफ दिखता है, जो लिस्ट सामने आई है उसमें साफ दिखता है कि किस तरह से टॉप 30 में से 20 ऐसी कंपनियां हैं जिनके ऊपर पहले रेड डाली गई और ठीक। फिर उनसे चंदा वसूला गया। और खुद वो कंपनियां जिनकी खुद की एसेट शायद 25 लाख भी नहीं है और उन्होंने 1.5 करोड़ और 100 करोड़ के चंदे दिए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ठीक अपने है। आप में एक भ्रष्टाचार है। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ये है कि इस देश में जनता के साथ जो झूठ बोला, महंगाई की मार जो सबसे ज्यादा है, और महंगाई की मार कम करने के लिए सिलेंडर का प्राइस कम होना चाहिए ठीक और है। उसके लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और इसके लड़ाई में पूरी तरह से जनता के साथ है, जनता के मुद्दों के साथ है। और इस ठीक है। बार जनता के साथ इंडिया का गठबंधन है और ये जनता ही इनको इस बार जो है सत्ता से बेदखल करेगी, क्योंकि अपने सारे वादे, अपनी सारी गारंटी सब झूठी साबित हो चुकी हैं। और उसके बाद भी आज ये असमर्थ है बताने में कि इनका प्लान ऑफ एक्शन क्या है, ये क्या देंगे जनता को। अगर ये चुनाव जीत के आते हैं तो इनके पास कुछ नहीं है बताने के लिए कि जनता को ये देंगे ठीक क्या। है। हकीकत ये है कि क्लूलेस, प्लानलेस भारतीय जनता पार्टी सिर्फ माला जप रही है कि हम इतनी सीटें निकाल लेंगे। अरे किस दम पे सीटें निकाल लोगे? कोई आप ये बताइए ना, किस दम पे आप सीटें निकालेंगे? आपने युवाओं को कुछ नहीं दिया, महिलाओं को कुछ नहीं दिया, इस देश के किसान को कुछ नहीं दिया, इस देश के बेरोजगारों को नहीं दिया। आज जंगल की कटाई चलिए मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूँ अब और अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने ठीक है प्रियंका जी, ठीक है। राजीव जी, प्रियंका जी ने बहुत सारे मुद्दे तो गिनाए, इसके साथ ही उन्होंने एक और बात कही कि भ्रष्टाचार का आरोप चूंकि उन्होंने लगाया बीजेपी के ऊपर, कहा कि रेट डलवाई जा रही है, लेकिन रेट तो भ्रष्टाचार के मुद्दों पर ही पड़ रही हैं। विपक्ष के नेता आरोप लगाते रहे हैं कि साहब देखिए फंसाया जा रहा है, जानबूझकर एजेंसियों को इस्तेमाल किया जा रहा है। मगर बीजेपी के ऊपर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही हैं विपक्षी पार्टियां, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है और जितने भी पक्षकार हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं या कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा है कि जब तक कोई आरोप प्रूव ना हो, साबित ना हो, तब तक उसे ना उठाया जाए, किसी पर लांछित ना किया जाए। तो ये अभी थोड़ा सा इनको संयम बरतना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जो बार बार बात आ रही है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, तो उसमें केवल अकेले बीजेपी को चंदा नहीं मिला है, उसमें कांग्रेस को भी मिला है, उसमें बीआरएस को भी मिला है, उसमें डीएमके को भी मिला है, उसमें जनता दल को भी मिला है, उसमें वाईआरएस कांग्रेस को भी मिला है, सारे लोगों को मिला है। और सबसे बड़ी बात, ये फ्यूचर गेमिंग कंपनी है, उसमें एक डीएमके को सबसे लॉटरी किंग जो है उसने डीएमके को सबसे ज्यादा चंदा दिया है और डीएमके तो इंडी गठबंधन का हिस्सा है। तो जवाब दें इंडी गठबंधन के सदस्य कि ये अगर वो बीजेपी पर लांछित करते हैं तो उन्हें ये भी जवाब देना पड़ेगा कि फ्यूचर गेमिंग कंपनी ये बताइए कि ये अगर सब पार्टियों को मिला है तो आपत्ति क्यों थी? मास्टर स्ट्रोक किसने बताया था? कि बताया था? अगर आपको लगता है कि ये भ्रष्टाचार है और दूसरी पार्टी का भ्रष्टाचार करे तो लेके कौन आया? शर्मा जी पट्टा अभी पहन लीजिए बीजेपी का। राजीव जी, इसको लेके कौन आया? पहन लीजिए। आपने कहा कि आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी रैलियों में 70,000 करोड़ के घोटाले की बात करते थे और अजीत पवार जी को गमछा पहना दिया बीजेपी। अच्छा चलिए, आप थोड़ा सा एक एक करके रखिए अपनी बात, ऐसे समझ नहीं आ रहा कौन क्या बोल रहा है। ठीक है, नहीं, मुझे राजीव का जवाब देना है। ठीक है, चंचल जी आऊंगा, प्रियंका जी आपके पास भी आऊंगा। ठीक है, राजीव को जवाब देना है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा रुकिए। चलिए राजीव जी अब थोड़ा सा रुक जाइए। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा रुकिए प्लीज। मैं चंचल जी और प्रियंका जी आपके पास आ रहा हूँ। एक रिएक्शन पहले प्रशांत जी से मैं ले लेता हूँ, फिर आप दोनों एक साथ दोनों की बात का जवाब दीजिएगा। प्रशांत जी बहुत जल्दी से रखिए आरोप जो लग रहा है। देखिए, भ्रष्टाचार की बात कांग्रेस पार्टी को शोभा नहीं देता। इनका पूरा गांधी परिवार ही भ्रष्टाचार के आरोप में मुकदमे पर जमानत पर रिहा हुआ। एक बार जवाब ले लेते फिर मैं आ रहा हूं आपके पास, समय खराब होगा। नेशनल हेराल्ड के केस में राहुल गांधी, सोनिया गांधी जमानत पर हैं, रॉबर्ट वाड्रा भी जमीन घोटाले पर जमानत पर हैं। तो पूरा जो गांधी परिवार जमानत पर हो, उनको भ्रष्टाचार की बातें करनी शोभा नहीं देती है। नरेंद्र मोदी जी का पूरा जो कैरियर है, पूरा जो उनका राजनीतिक जीवन है, बेदाग रहा है और उनके ऊपर आरोप लगाना मतलब आकाश की ओर थूकने जैसा है। इनको शोभा नहीं देता। ये लोग जो भी बातें करते हैं अपने ऊपर ही इनकी
होती हैं। ठीक और है। इतनी भी अगर बात है तो राहुल जी अमेठी छोड़ करके क्यों चले गए? सोनिया जी ने भी रायबरेली से ठीक है। स्वास्थ्य हवाला देते ठीक है, हुए चलिए मना कर दिया। मैं इस पर आज आऊंगा कोई चंचल जी। लोग अमेठी ठीक है, रायबरेली से लोग चलिए, लड़ने के लिए ठीक तैयार है, नहीं, ठीक हालांकि ये हो गई कांग्रेस ठीक पार्टी। ठीक है, ठीक 17 में से एक भी ठीक है कैंडिडेट प्रशांत जी। कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका जी हारी, आऊंगा आपके कांग्रेस पास, पार्टी एक की स्थिति हो रिएक्शन गई। चंचल कुमार जी से पहले लेता हूं, फिर प्रियंका जी आपके पास आ रहा हूं। चंचल जी रखिए अपनी बात। मैं सच बताऊं कि इतना बड़ा मुद्दा पूरे देश के सामने है और इतना बड़ा भ्रष्टाचार, दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है इलेक्टोरल बॉन्ड जो है। ये काले धन को सफेद करने की भाजपाई गारंटी है, प्रधानमंत्री जी की गारंटी है। आप सोचिए अगर नैतिकता अगर होती भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। और आप राजीव शर्मा जी, आप कह रहे थे कि आरोप लगाने की बात, प्रधानमंत्री जी अपनी रैलियों में 70,000 करोड़ के घोटाले की बात कर रहे थे वहां पे मध्य प्रदेश में, आपको याद है? और आपकी हिम्मत नहीं है, आपकी हिम्मत नहीं है, मेरी बात सुन लीजिए। अरे भाई सुन तो लो, आप सुनने का मादा रखो ना। अरे काम करो, आप भी बीजेपी वाला पट्टा पहन के बैठ जाओ, बीजेपी वाला पट्टा पहन के बैठो। ये पत्रकारिता का चोला क्यों पहन के बैठे हो आप? ये पत्रकारिता का चोला उठा दीजिए, फेंक दीजिए और बीजेपी वाला पट्टा पहन के बैठिए। ठीक है सर, मुद्दे पर आ जाइए ना, मुद्दे पर आइए सर, सुनिए मेरी बात मेरी। निजी आक्षेप नहीं है दूसरे के ऊपर। अरे सुन तो लो भाई, जवाब प्लीज नीचे क्यों लग रही है आपको? बातों से जवाब तो दीजिए जवाब सर, दे रहा हूं ठीक है। आपको। आपने कहा चुनाव आयोग का संज्ञान दिलाया मुझे, जिसके ऊपर आरोप साबित, तो मैं बोलूंगा। आप मुझे बता दो कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी रैली में 70,000 करोड़ के घोटाले की बात किसको कही थी? अजीत पवार जी को। अब 5 दिन बाद उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, क्या बोलोगे आप? अरे कम से कम जमीन को जिंदा रखो, या तो पत्रकारिता छोड़ दो आप, ठीक है, पट्टा पहन लो आप बीजेपी चलिए का। मैं ठीक है, एक रिएक्शन प्रियंका जी का फाइनल। ठीक है, हो गया, सुनिए, थोड़ा सा रुकिए कम आप। से कम आपको ये बात चंचल जी और रखनी राजीव जी, चाहिए अब आप लोग कि रुक जाइए। प्रधानमंत्री जी जिन चीजों गारंटी लेते चंचल जी हैं, आप रुक उस जाइए, गारंटी पे क्या वादे चंचल किए जी थे? रुक जाइए, आप रुक जाइए सर। प्रियंका गुप्ता जी, एक फाइनल रिएक्शन आपका लूंगा मैं बहुत जल्दी से। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक वॉशिंग मशीन है, उससे वो भ्रष्टाचारियों को साफ कर लेते हैं और अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। और जिसका जीता जाता उदाहरण ये है कि अजीत पवार जी हैं। अभी 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ था, उसके बाद उनके वो डिप्टी सीएम बन गए। हेमंत सोरेन, उन्होंने कहा था कि ये तो मतलब सबसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति, उसके बाद वो उनकी पार्टी से सीएम। अशोक चौहान, गीता कौड़ा, सुदेंदु अधिकारी, नारायण राणे, छगन भुजबल, जिनकी ईडी की फाइल ईडी डिपार्टमेंट से गायब हो चुकी है। ये लाइव एग्जांपल है, ठीक है, जिसको कमल छाप वॉशिंग मशीन से जोड़ा गया और उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया गया। ठीक है। रही बात राजीव शर्मा जी की, राजीव शर्मा जी बिल्कुल ठान के आए कि मैं जो कुछ कहूंगा वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में कहूंगा, वरना मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि ये बोल नहीं पाएंगे। अब इनको इनकी मजबूरी हम राहुल लोग गांधी समझ भी तो सकते हैं। भ्रष्टाचारी हैं, क्यों हाँ, राजीव जी, चलिए, आपकी एक लड़ाई बहुत हम जल्दी लोग से में फाइनल लड़ाई रिएक्शन करते राजीव हैं। शर्मा जी का मैं लेता हूं, उसके बाद ठीक है राजीव जी बहुत जल्दी से गांधी ने तो फाइनल भ्रष्टाचार किया है, संक्षिप्त में। उनको आपने तमन्ना बंद कर दिया है क्या? मजबूरी आपकी समझ सकते हैं हम लोग। सच सुनने की आदत डालनी चाहिए और संयम बरतना बोलिए चाहिए। अरे आप बोलो ना, बताओ ना 70,000 करोड़ के मामले में क्या हुआ? पार्टी का कार्यकाल है हिम्मत आपकी आप बोलने कुछ की? नहीं बोल पा रहे हैं। चंचल क्या जी, बोल प्रियंका जी पाओगे आप? रुकिए, सुन पहले लीजिए। पत्रकारिता करना बंद कर दीजिए, बीजेपी का पट्टा पहन लीजिए आप। कलम पे शर्मा किसका जी, पहना है, तो दिखाता है। हम लोग नहीं देख पाएंगे आपसे। आपको सही बात बोले तो जवाब मिलेगा। ठीक है, चलिए वक्त इतनी इजाजत दे रहा है मुझे, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, प्रशांत जी, प्रियंका जी, चंचल जी और राजीव जी, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। चुनाव की तारीख अब नजदीक आ गई है, चूंकि तारीखों का ऐलान हो गया है तो आरोप प्रत्यारोप और ज्यादा बढ़ गए हैं, चुनावी गर्माहट और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। जमीन पर उतरकर नेताओं ने अपने अपने तरीके से जनता से संपर्क साधने की कोशिश की और आगे भी करेंगे। जनता किस पर भरोसा करेगी, किन मुद्दों को प्रमुख समझेगी और किन मुद्दों को उठाया जाएगा प्रमुखता के तौर पर, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। नमस्कार।